तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, देखते ही समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड होता है। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, एक होता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड फर्दर तीन प्रकार के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड। एक हो सकता है एल्केन, एक हो सकता है एल्कीन और तीसरा हो सकता है एल्काइन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इस प्रकार से इसे ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एसाइक्लिक, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। सेकेंड होता है क्लोज चेन कंपाउंड, दूसरा होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड जो है ना, ये भी फर्दर तीन प्रकार का होता है। वन इज एलिसाइक्लिक, अनदर इज एरोमेटिक एंड अदर इज हेट्रोसाइक्लिक। तो ये फर्दर तीन प्रकार का होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है? उसके अंदर साइकिल बनना चाहिए। साइकिल बनना चाहिए मतलब, अब जैसे इसकी मैं बात करूं कि ये एक साइकिल बन गया, ये एक साइकिल बन गया, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइकिल तो बन रहा है लेकिन साइकिल में कहीं ना कहीं एक ऐसा एटम है जो कि कार्बन के अलावा कुछ है, कार्बन के अलावा कुछ है, तो इसको फिर क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे कार्बन सब था पर एक क्या है? नाइट्रोजन है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए इस तरह का कोई ग्रुप बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन लग गया, ये हो सकता है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये इस तरह से सब कुछ ठीक था, यहाँ सल्फर लग गया। तो इस प्रकार की जो कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप these all are called as heterocyclic compound। एंड देन लास्ट में एक कंपाउंड है दैट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक फिक्स्ड रूल काम करता हो। व्हाट इज दैट फिक्स्ड रूल? फिक्स्ड रूल है कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये एरोमेटिक कंपाउंड का एक नियम है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है एक रूल फॉलो करता है, उस रूल को बोलते हैं हक्कल रूल। क्या बोलते हैं? हक्कल्स रूल। हक्कल रूल कहता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे। अब ये थोड़ा थोड़ा भारी होता जा रहा है बिकॉज क्लासिफिकेशन तो सीखना ही होगा। तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सर ये पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन समझ जाए फिर तो गिन भी लें, पर पाई इलेक्ट्रॉन कहते किसको ये तो पता होना चाहिए पहले। पाई मतलब ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसको आप पाई बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड में भी वो पाया जाता है, पर हम लोग फिलहाल जितने एग्जांपल है सब डबल बॉन्ड के, इसलिए डबल बॉन्ड कह रहे हैं। तो डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लगेंगे उसको क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन।
एक बॉन्ड जब कभी भी फॉर्म होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर फॉर्म होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। 4n+2 वाला जो फॉर्मूला है इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 डालें तो क्या होगा? 4 × 1+2 टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये इस फॉर्मूले पर चल रहा है। यहां पे टोटल कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये यानी ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, ये 2 लोन पेयर, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हैं? 6 हैं। अगर 6 हैं तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसकी बात करें 2 2 2, टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6, जरूरी नहीं कि 6 ही हो, 10 भी हो सकता है। 10 के बाद तीसरा क्या होगा? 14, चौथा क्या होगा? 18। तो ये सब पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी सिस्टम में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा अगर कुछ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक सिर्फ कार्बन से बना हुआ, हेट्रोसाइक्लिक जो कार्बन के साथ साथ और भी कुछ हो उसको हेट्रोसाइक्लिक। एंड देन एलिसाइक्लिक मींस सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना है, पर उसके अंदर वो एक सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड है। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड है। उसके अंदर ये पाई बॉन्ड नहीं होंगे। वो क्या है? ये पाई बॉन्ड नहीं होंगे। तो बिना पाई बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। डन। तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? आप चाहते हैं कि इसका डेफिनेशन लिखवाया जाए, एक एक का डेफिनेशन लिखवाया जाए, कि जैसे ओपन चेन कंपाउंड जो ओपन चेन हो, जहां पर साइकिल ना हो, ये साइक्लिक कंपाउंड। दिस एलिसाइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड आर कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड्स। इसका दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। तो क्लोज चेन आर साइक्लिक, ओपन चेन आर एसाइक्लिक। एसाइक्लिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लोज चेन में साइक्लिक, साइक्लिक 3 प्रकार का, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबकी परिभाषा अगर बोलेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, नहीं तो वैसे समझ में आ ही गया होगा। ऑल दी क्लोज चेन कंपाउंड्स विदाउट पाई बॉन्ड उसको हम क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जहां पे कार्बन के अलावा कुछ और ग्रुप लगा हो वो, और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा कोई भी कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करे। हकल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिख सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये टेबल जरूर अपनी कॉपी में बना लीजिएगा ताकि आपको ये डाउट ना हो। गॉट इट? चलिए हेडिंग डाले फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डाले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? राइट, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम or a group of atom which largely determines the properties of a particular family, which largely determines the property of a particular family of organic compound is called functional group. An atom or a group of atom which largely determines the property of a particular family of organic compound is called functional group, is called functional group. उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें तो एक टेबल इसके नीचे आपको बनाना चाहिए सो दैट कि आपको यह समझ में आए कि आप फंक्शनल ग्रुप कहते किसको हैं, फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है। एक तरफ आप लिखें, टेबल बनाएं, उसमें लिखें पहले में फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में फैमिली लिखें और तीसरे में रिप्रेजेंटेशन। पहले में लिखें फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में लिखें फैमिली और थर्ड में लिखिए रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले लिखें फंक्शनल ग्रुप ऐसा, पहला में लिखना है फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में लिखना है फैमिली और थर्ड में लिखना है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पहला लिखिए फंक्शनल ग्रुप C+O(H), फैमिली है कार्बोक्सिलिक एसिड,
CARBOXYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिप्रेजेंट किया जाता है RC डबल बॉन्ड OH से। सेकेंड OH इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्कोहल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। वेर ये R को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस R नोन एज? दिस R इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अलग से लिख लीजिएगा टेबल के लास्ट में, R इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं अभी बताता हूं मैं। तो सेकंड हो गया अल्कोहल। थर्ड लिखें एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। दिस फैमिली इज aldehyde family and this is written as RC double bond OH। थर्ड लिखिए कीटोन फैमिली, थर्ड इज कीटोन फैमिली RC double bond OR dash, थर्ड इज कीटोन फैमिली। फोर्थ लिखें अमीन, फोर्थ इज अमीन NH2 डैश, ये अमीन है, अमीन तो लिखते हैं RNH2, दिस इज अमीन। नेक्स्ट इज ईथर, ROR डैश, दिस इज ईथर। डन। यहाँ पे एक दो फैमिली और ऐड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं नाइट्रो, RNO2, दिस कॉल्ड एज नाइट्रो, या समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोएल्केन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोएल्केन। एक और ऐड कर रहा हूँ X, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया? X डाल दिया। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, दिस कॉल्ड एज हेलो एल्केन्स, और ये रिप्रेजेंट होता है RX से। X क्या क्या हो सकता है बताएं कभी? X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये X होता है। तो दीज आर दी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डन। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए मिनिमम, अभी नोमेनक्लेचर। तो ये फैमिलीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। डन। अब अगर मुझे फैमिली के बारे में पता चल गया है तो हम लोगों को ना एक काम जरूर करना चाहिए, मिनिमम 5 हर एक ग्रुप का फैमिली का नाम लिखना चाहिए। तो नाम लिखने के लिए नोमेनक्लेचर के बात कर लेंगे, ठीक है, वो उसके बाद कर लेंगे। अभी देखिए टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा टेबल बना लिया। इसके नीचे लिखें टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल किसको बोलेंगे? जिसके एक एंड पर रुकावट आ गई है, जैसे वो टर्मिनेट कर गया है, यहां पे इस तरफ और कुछ आप नहीं लगा सकते, जो भी लगेगा इसी साइड पे लगेगा। दिस इज टर्मिनल, 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 दिस इज नॉन टर्मिनल, क्योंकि इसके दोनों एंड पर आप कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। दिस इज तो जिसके दोनों एंड पर कुछ लगा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल। जिसके एक ही एंड पे लगा सकते हैं, एक एंड फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल बोलते हैं। दोनों एंड खुला हुआ है तो नॉन टर्मिनल, एक एंड खुला हुआ है तो टर्मिनल। तो इसी के बगल में ही आप ना टी एंड एंटी करके लिख सकते हैं। टी मतलब टर्मिनल बता दीजिएगा और एंटी मतलब नॉन टर्मिनल बता दीजिएगा, और वो लिख लीजिए। परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। Terminal functional group are those functional group. Terminal functional groups are those functional groups
terminal functional groups are those functional groups in which three valencies are satisfied, three valencies are satisfied and only one valency is left at the end of the chain. Is known as terminal functional group. Whereas जिसके दो ही वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगे और दोनों साइड से एंड जो है वो खुला हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनल. तो लिखें, a non-terminal functional group has two valencies satisfied in case of carbon, two valencies satisfied in case of carbon, none of the valencies satisfied in case of oxygen, none of the valencies satisfied in case of oxygen, one valency satisfied in case of nitrogen, one valency satisfied in case of nitrogen, and other 2, 0, other two valencies are not satisfied. Such type of functional group is known as non-terminal functional group. Non-terminal functional group. Done. अब ये अगर मुझे समझ में आ गया, अगली जो चीज मुझे समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आप जब कभी भी किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप का नाम आप लिखते हैं, जैसे सपोज करिए आपने नाम लिखा CH3OH. अब यहां पर ना एक चीज सीखना है. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते, कितने हाइड्रोजन को? एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसको बोलते हैं अल्काइल. उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल. तो इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+1. व्हाट इट? अब देखिए एल्केन का एक एग्जांपल लेता हूं, CH4. इसको क्या बोलते हैं पता है? दिस इज कॉल्ड एज मीथेन. कैसे इसका नाम मीथेन पड़ा पता है? नहीं पता है. अभी मैं बताता हूं कि कैसे इसका नाम क्या पड़ेगा, मीथेन पड़ेगा. देखिए एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड होता है ना, तो उसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? मिथ. 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं इथ. 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप. 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट. 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट. 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेक्स. 7 कार्बन के लिए कई बार हेप्ट भी यूज करते हैं, कुछ लोग सेप्ट भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग, दोनों ही सही है. 8 कार्बन के लिए ऑक्ट. 9 कार्बन के लिए नॉन. 10 कार्बन के लिए डेक. 11 कार्बन के लिए अनडेक. 12 कार्बन के लिए डोडेक. डोडेक हम इसके जगह पर यूज करते हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर ये नाम दिया गया. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं. अब यहां पे कितने कार्बन थे? एक कार्बन है. और इसको जब आप खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सारे ऐसे लिखेंगे ना. और ऐसे भी जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर दे वो क्या होगा? एल्केन ही होगा. तो यहां पे C का वैल्यू 1 डाल दीजिए. C1H22+2 4 CH4. ये हो गया मीथेन. मिथ क्यों? क्योंकि इसका नाम के आगे एक कार्बन था इसलिए मिथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया? एन लग गया. इसमें से एक हाइड्रोजन आपको हटा देना है. एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा? ये वाला हट जाए.
तो अभी देखिए, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH और ये हट गया, डैश हट गया। ये जो बना है ये क्या है, इसको आप कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3 डैश। इस CH3 डैश को एल्केन था तो अल्काइल हुआ, मीथेन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। सिमिलरली C2H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। व्हाई इट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। C2H, 2 2 जा 4 + 2 = 6, C2H6 इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5, और इस C2H5 6 में से एक कम होगा, क्या हो जाएगा 5। पर याद रखिएगा यहां पे हमने कोई डंडा नहीं डाला है, पर यहां पे क्या डाला हुआ है, डंडा डाला हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन में से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। तो ये जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, यही उस R की जगह पर लगते हैं। कहां पे R, जो अभी टेबल बनाया ना आपने ऊपर, उसमें R यूज किया ना, तो ये अल्काइल ग्रुप लगते हैं वहां पे। तो यहां पे मिथाइल लग सकता है, इथाइल लग सकता है, प्रोपाइल लग सकता है, ब्यूटाइल लग सकता है, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डोडेकाइल, कुछ भी लगाया जा सकता है। गॉट इट, कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग द नोमेनक्लेचर इज, इसमें और इस फॉर्मूले में कितना का अंतर है, इसमें और इसमें कितना का अंतर है। एक कार्बन है, इसमें 4 था, इसमें 6 है, CH2 का अंतर है। ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें, यानी इसमें से जब इसको माइनस करेंगे यही बचेगा। अगर इथेन के बाद अगला क्या आएगा, C3H8 आएगा। C3H8 और C2H6 में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बोलिए, CH2। यानी ऐसे वो सारे ग्रुप्स जिसके बीच का डिफरेंस जो है वो CH2 है, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, होमोलोगस सीरीज। लिखिए, हेडिंग डालें, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, a series of similar constituted compound, a series of similar constituted compound in which the members present have the series of similar constituted compound in which members present have same functional group, comma, same chemical properties, and any two successive members in a particular series, and any two successive members in a particular series differ in their molecular formula, by CH2 group, molecular formula by CH2 group, and a molecular mass of 14, is known as homologous series, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे अगर आपस में एक दूसरे में CH2 के डिफरेंस पे हैं तो कैन आई से दीज ऑल आर होमोलोगस सीरीज। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अच्छा मुझे बताइए, एल्केन से एल्काइल बनाना सीख गए। अच्छा, होमोलोगस सीरीज का एक एग्जांपल देख लिया। चलिए अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं होमोलोगस सीरीज का। मुझे बताइएगा, मैं लिख रहा हूं, आपको चेक करना है वेदर दे आर इन होमोलोगस सीरीज और नॉट। अच्छा, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला ध्यान रहेगा। एल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, CnH2n+1, याद रखिएगा। अब जरा मुझे बताइए, CH3OH and CH3CH2OH, this is
एक कार्बन है तो मिथानोल, मिथानोल, एंड दिस इज इथानोल। अगला बताता हूं, CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में एल्कोहल है तो ओल, प्रोपानोल। अब मुझे बताइए क्या ये होमोलोगस सीरीज में है, क्वेश्चन मार्क, यस और नो। इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, CnH2nO। जरा चेक करिए यहां पे भी आ रहा है क्या, नहीं, यहां पे भी आ रहा है, देखिए तो इसमें भी वैलिड हो रहा है, 2n+2O। अब आ रहा है, सब में आ रहा है, अच्छा। अब इसमें 1 डाला तो ये आ जाएगा, 2 डाला तो ये, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल भी लिख लीजिए, दिस दी जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला पहला। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, ये एक CH2 दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, एक CH2। अगर ऐसे सारे ग्रुप जिसमें सिर्फ CH2 का अंतर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो ये भी अल्कोहल का भी होमोलोगस सीरीज है। सारे जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ग्रुप, वो सबका होमोलोगस सीरीज आप निकाल सकते हैं। हेडिंग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, nomenclature of aliphatic compounds, nomenclature of aliphatic compounds। मिटा दूं इसे, मेरे ख्याल से अब आप लोग को वो क्लियर हो गया ना कि कैसे हम लोग होमोलोगस सीरीज निकालते हैं। अब जरा सोचिए, ये जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ आयुपेक सिस्टम पढ़ रहे हैं। वैसे देयर आर सो मेनी सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर, हम लोगों को सिर्फ उसमें से कौन सा पढ़ना है, आयुपेक सिस्टम पढ़ना है। वैसे बहुत सारे होते हैं, कॉमन नेम सिस्टम होते हैं, डिराइव्ड नेम सिस्टम होते हैं, ओरिजिन के बेस पर नाम होता है, बहुत सारे सिस्टम है। पर हमें जो पढ़ना है वो कौन सा सिस्टम है, दैट इज ओनली वन सिस्टम, दैट इज IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जेनेवा में इसकी मीटिंग हुई थी, वहां के बाद एक सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। अब उस सिस्टम के हिसाब से क्या बोला गया जरा ध्यान से देखिए। कुल मिलाकर जब दुनिया में किसी भी आदमी का नाम लिखते हैं तो वो मुख्यतः 3 ही चीज से मिलकर बनता है। एक होता है वर्ड रूट, एक होता है सफिक्स, और एक होता है प्रीफिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं, कुल मिलाकर 3 ही पार्ट में नाम होते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखूं तो मेरा नाम यही होगा, प्रणव मिश्रा, और बीच में मान लीजिए कुछ भी और एक चीज आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 ही चीज मिलकर ही नाम बनाया जा सकता है किसी एक चीज का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मेरा ही नाम है प्रणव मिश्रा, तो अब सिर्फ प्रणव मिश्रा तो मैं नहीं लिखता हूं, मैं अपने नाम के सामने एक और चीज लिख देता हूं, इंजीनियर। कई बार ऐसे भी लिख देता हूं मजाक मजाक में, तो इंजीनियर मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे प्रणव मिश्रा। अब ये अगर मैंने अपना नाम लिख दिया है तो ये जो इंजीनियर लगा हुआ है ये मेरे नाम से पहले लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। प्रणव मेरा ओरिजिनल नाम है तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ड रूट, और मेरा टाइटल जो कि मिश्रा है वो क्या हो गया, सफिक्स हो गया। तो दुनिया में कोई भी जब हम नाम लिख रहे हैं तो कुल मिलाकर इसी प्रकार से उसका नाम लिखा जाता है। 3 ही चीजों से मिलकर नाम बनता है, वन इज प्रीफिक्स, वन इज वर्ड रूट एंड द अदर इज सफिक्स। अब इसके अंदर भी ना थोड़ा सा और खेला बाकी है। व्हाट इज द खेला, यहां जो बचा हुआ है उसको जरा ध्यान से समझिए। खेला यूं है कि जो प्रीफिक्स है ये फर्दर ना 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट तो यही होता है, ये भी फर्दर 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। और लिखने का जो तरीका है ना वो यही है। क्या लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आप क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आप लिखते हैं वर्ड रूट, फिर आप लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, और फाइनली आप क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं।
डन। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसका सीक्वेंस यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी सफिक्स और फिर लास्ट में प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। अब बस एक ही चीज रह गई है, सर अगर आप हमें ये पांचों क्या क्या होता है वो बता दीजिए, तो किसी भी ऑर्गेनिक दुनिया के कंपाउंड का नाम हम भी लिख लेंगे, यही है ना, और क्या है। बस ये अगर आपको ये पता चल जाए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होता है, वर्ड रूट किसे कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है, अगर ये एक एक करके आप हमें भी बता दीजिए, तो जैसे आप ऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना जानते हैं, हम लोग भी उसी तरह दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना जान जाएंगे। गॉट इट। पर याद रखिएगा ये हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, दिस इज जनरल फॉर ऑल ओपन चेन एज वेल एज साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, सबके लिए ये यूज होता है। अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए सेकेंड पहले सफिक्स, पहले वर्ड रूट लिखिए, सबसे पहले लिखिए वर्ड रूट। वर्ड रूट का क्या मतलब होता है, वर्ड रूट मींस, वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट in the longest chain possible in a particular organic compound. Number of carbon present in the possible longest chain of an organic compound. Longest carbon chain में जो number of carbon है उसे ही हम क्या बोलते हैं, word root बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है, to find the word root, longest chain। लॉन्गेस्ट चेन पता चल गया तो वर्ड रूट का भी हमें हिसाब लग जाता है। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये एक कंपाउंड मैंने ऐसे बनाया है, अभी इसमें आपको कार्बन चेन ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो सकता है। तो आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी कुछ बड़ा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे भी बड़ा कोई हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से बड़ा और कुछ नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ा जो चेन आपको मिला वो कौन सा मिला, आप इसको भी सबसे बड़ा चेन मान सकते थे। ये जो आपको मिला है दिस इज दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो आपने 9 गिनती किया, इसके बेसिस पर आपका क्या बन गया, वर्ड रूट बन गया। और वर्ड रूट किसे कहते हैं, ये लिस्ट मैंने यहां दे रखा है। 9 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, नॉन यूज कर लोगे। तो वर्ड रूट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन। डन। ये अभी आपका क्लियर हो गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे ढूंढते हैं और उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं। 1 से लेके 12 तक ही आएगा, इससे ज्यादा बड़ा आपको नहीं आएगा। नाम लिखेंगे तब तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सी की जगह, नहीं, सी की जगह में फिर क्या, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे लिखते हैं उसका नाम। फिलहाल अभी आप यही सीख रहे हैं कि आपका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके लिए आपने क्या यूज कर लिया, वर्ड रूट यूज कर लिया। क्लियर। अब वर्ड रूट खत्म। वर्ड रूट का जो लिस्ट है वो मैं अलग से नहीं लिखा रहा क्योंकि आपने जस्ट थोड़ी देर ऊपर ही ये लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी तो वर्ड रूट के नीचे आप लिख सकते हैं 1 कार्बन मतलब मिथ, 2 कार्बन मतलब इथ, 3 कार्बन मतलब प्रोप, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 5 कार्बन मतलब पेंट, 6 कार्बन मतलब हेक्स, 7 कार्बन मतलब हेप्ट, 8 कार्बन मतलब ऑक्ट, 9 कार्बन मतलब नॉन, 10 कार्बन मतलब डेक, 11 कार्बन मतलब अनडेक एंड 12 कार्बन मतलब डोडेक। ये नाम आपको याद रहना चाहिए। डन। अब एक और चीज बोल रहा हूं उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ब्यूट के बाद से ना सब में ऐसे ब्रैकेट में ए लिख लीजिए। ब्यूट के बाद से सब में इस तरह से ए लिख लीजिए। ब्यूट के बाद सब में ए लिख लीजिए। क्यों, मैं बाद में बताता हूं क्यों लिख रहे हैं, ये बाद में देखते हैं। अब ये अगर मेरा क्लियर है देन सेकंड जो आपको जानना चाहिए वो क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो सेकंड हेडिंग लिखना चाहिए आपको प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3 ही हो सकते हैं। क्या है 3? अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो उसके लिए उसको आप बोलते हैं एल्केन, और उसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं एन सफिक्स, ठीक है।
अगर कहीं पे उसमें डबल बॉन्ड है तो वो कौन से ग्रुप का होगा? एल्कीन का होगा। और उसके लिए जो आप सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? इन सफिक्स यूज करेंगे। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर होगा तो वो कौन से ग्रुप का होगा? एल्काइन का होगा। और उसके लिए जो वर्ड आप यूज करेंगे वो आइन यूज करेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो 3 ही होते हैं, एन, इन और आइन। एन, इन एंड आइन, खत्म, और कुछ नहीं है। डन। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर है यहां तक? तो अभी मान लीजिए मैं इस कंपाउंड का नाम देखूं, अभी मैं ये मिटा रहा हूं। किसको मिटा रहा हूं? देखो ये मिटा दिया, ये सब नहीं है। अगर इसका नाम देखा जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोन। सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। नोनेन, इसका नाम क्या होगा? नोनेन, NONANE, नोनेन। दिस इज नोनेन। समझ में आ रहा है? तो अभी आपने सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ा है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में लिखने से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिख लीजिए। राइट, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स लिखिए। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही वर्ड है, दैट इज साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स एक वर्ड है, दैट इज साइक्लो। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या है? एन, इन और आइन। इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। आपके लिए वैसे होते बहुत सारे हैं, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ऐसे और 3-4 होते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? साइक्लो है। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, ये कंपाउंड मैं बना रहा हूं और मैंने ये कंपाउंड बनाया है, CH3 CH2 CH3। दोनों कंपाउंड है अलग अलग। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोप एन। इसका नाम होगा साइक्लो प्रोप एन। इसमें भी 3 कार्बन था, इसमें भी 3 कार्बन था। ये खुला था तो प्रोपेन हो गया, ये बंद था तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा साइक्लो वर्ड कहां यूज होता है? साइक्लोप्रोपेन। गॉट इट? डन। तो आपने 3 चीज सीख लिया, वर्ड रूट सीख लिया, प्राइमरी सफिक्स सीख लिया, प्राइमरी प्रीफिक्स सीख लिया। अब 2 चीज अगर और आपको सिखा दिया जाए तो आप दुनिया में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम आप बड़ी आसानी से आप क्या कर लोगे? लिख लोगे। अब आपको लिखना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको लिखना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। कई बार क्या होता है कि जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर सपोज करिए कुछ ऐसा हो गया, वहां पर क्या आ गया? एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो उस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है। तो लिखें, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट in any organic compound, then secondary suffix is used. Then secondary suffix is used. तो secondary suffix तभी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। आप लिख लें secondary suffix का नाम, एक टेबल जैसा बनेगा छोटा सा, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है, वहां पे भी आप लिख सकते हैं, या फिर यहां पे भी अलग से भी लिख सकते हैं। ये अलग से लिख लीजिए। लिखें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिप्रेजेंट होता है आप जानते हैं? RCOOH की तरह रिप्रेजेंट होता है। इसके लिए आप वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ओइक एसिड। मैं यहां छोटा छोटा में लिख देता हूं। COOH के लिए आप क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। व्हाट इट? OH लगा होता है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? ऑल। CHO लगा होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? अल।
इसके लिए आप क्या यूज करते हैं? कीटो। इसके लिए क्या यूज करते हैं? कीटो या ओन। इसके लिए ओन वर्ड यूज करते हैं, ओन। सिमिलरली NH2 होगा तो अमीन, NH2 होगा तो अमीन। फिर C डबल बॉन्ड O, OR हुआ तो अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। ये कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए आप अलग अलग चीजें यूज करते हैं। गॉट इट? अभी आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आपने NO2 लिखवाया था, NO2 के लिए कोई नाम नहीं NO2 के लिए कोई नाम नहीं बोल रहे। आपने हेलोजन लिखवाया था RX, RX के लिए कोई नाम नहीं बोल रहे। ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते, दे नेवर बिहेव एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो आपके सिलेबस में, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर आपके काम का जो आसपास का है सारा इतना ही है। ईथर का भी आप ईथर का भी लिख सकते हैं, ईथर का भी होता है, ROR होता है, उसका भी अल्काइल अल्कानोएट ही लिखते हैं, एक तरफ अल्काइल एक तरफ अल्कानोएट। फिर एनहाइड्राइड बहुत सारा होता है, पर आपको बस जितना जानना है उतना इतना ही है। अब ये भी समझ में आ गया। अब आ गया क्या? लास्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हेडिंग डाल लें सेकेंडरी प्रीफिक्स, हेडिंग डाल लें सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर वहां पे भी एक टेबल बनाए। फ्लोरीन लगा होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्लोरो। फ्लोरीन लगा होगा तो उसके लिए फ्लोरो। क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो। ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो। आयोडीन लगा होगा तो आयोडो। आर लगा होगा तो अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। NO2 लगा होगा तो NO2 लगा होगा तो नाइट्रो। मेरे ख्याल से जितना आपके काम का है वो मैंने लिखवा दिया है, जितना आपके काम का है वो मैंने लिखवा दिया है। यहां पे भी और आप एक दो लिख सकते हैं। CN लगा होता है तो इसको बोलते हैं साइनाइड, CN लगा होता है तो उसको साइनाइड। NC लगा होता है तो इसको आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड तो के बारे में तो जानते ही होंगे। आइसोसाइनाइड क्या होता है? जहर होता है। उसको अगर आप चार्ट भी लेंगे तो सीधा ऊपर। देखा होगा कुछ लोग जो स्पाई का काम करते थे राजा महाराजा के लिए, तो उन लोगों के पास ये आइसोसाइनाइड ही होता था। जैसे ही पकड़ गए, लाखों पता लग गया कि अब आप पकड़ा चुके हैं, वहीं खत्म, कहानी साफ। आइसोसाइनाइड की इतनी ताकत होती है। तो अब अगर आप देखें तो मैंने हर एक चीज को आपके सामने बिल्कुल अच्छे से खोल के रख दिया है। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि मतलब वो हैलोजन वो सफिक्स वाला है कि ये वाला? कौन सा? हैलोजन जैसे उसमें लिखवाए थे। हाँ, सफिक्स में भी फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो वो फंक्शनल ग्रुप है नहीं। RX वो बताया कि अगर X लगा होता है तो उसको हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन बोलते हैं, पर इट नेवर एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता, पर चूंकि RX बोल के कंपाउंड होता है तो उसको हमने कह दिया कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, पर वो फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। वो एक होमोलोगस सीरीज में आ सकता है, इसलिए हमने वहां पे लिखवा दिया। नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता और X भी कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता। अब मैं एक एग्जांपल इसका करवा देता हूं जिसमें ये सारा रूल आपका घुसा हुआ हो, तो आपको क्या होगा कि नाम लिखना समझ में आ जाएगा। वैसे अभी मैं आपको रूल नहीं बताया हूं, मैंने अभी क्या बताया है? मैंने बताया है कि किसको क्या बोलते हैं। अभी रूल नहीं बनाए कि नाम कैसे लिखा जाता है, पर इतना पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप नाम भी खुद से लिख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं और मैं सोच मतलब लग रहा है मुझे कि आप लिख लेंगे। वैसे रूल लिखवाएंगे, आप इसको लिखें, कार्बन कार्बन कार्बन, इस पे लगा है OH, इस पे लग गया फ्लोरीन, इस पे लग गया CH3, यहां लगा है नाइट्रो, है ना, और इस पे लगा देते हैं क्लोरीन।
सपोज ये कोई कंपाउंड है, आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहला काम होता है, वैसे तो जब सिखाऊंगा कि कैसे नाम लिखते हैं तभी आप ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे, पर अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूं तो मुझे सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा चेन होगा? इसके अंदर कितने कार्बन का है? 4 कार्बन। जैसे ही मैंने 4 बोला तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आ गई वो क्या है? ब्यूट है। तो हमने ये लिख लिया, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट करते हैं। अब ब्यूट आ होगा कि ब्यूट होगा वो अभी बाद में अब देखेंगे, अभी फिलहाल आप ब्यूट ही लिखिए, कि मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है ए, उसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे अगली क्लास में, जब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि कब ए को रखना है और कब ए को छोड़ देना है। अब ये ब्यूट है तो ये 4 कार्बन वाला ब्यूट बन गया। अब जैसे ब्यूट बन गया इसके बाद फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप देखने से पहले आपको फर्स्ट क्या चेक करना चाहिए? वर्ड रूट के बाद सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहता है कि अगर एक एन इन आइन आपको चेक करना है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड भी है? सारे सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। डन। उसके बाद देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन? OH। तो OH के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ओल। यहां ओल भी लिख दिया। याद रखिएगा जब कभी भी 2 वोवेल एक साथ आ जाए तो पीछे वाला हट जाता है। क्या बोल रहा हूं? 2 वोवेल एक साथ जहां कहीं भी आ जाए, 2 वोवेल एक साथ आ गया, पीछे वाला हैज टू ड्रॉप। नाम से पीछे वाले को आप हटा देंगे। तो फिलहाल तो अभी नाम नहीं लिख रहे, फिलहाल तो देख रहे हैं कि सारी चीजें आ रही कहां से। क्या ये कंपाउंड साइक्लो है? तो ये साइक्लो वर्ड यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। अब जरा मुझे चेक करना है कि इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो जो आपका मेन चेन है उसमें जितने डंडे लगे हुए हैं सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये डंडा को आपने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है, तो अब 4 डंडे रह गए। कौन कौन से? मिथाइल, नाइट्रो, फ्लोरो एंड क्लोरो। चारों में इसका नंबरिंग होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4। नंबरिंग दोनों साइड से हो सकती थी। यहां से कोई डंडा नहीं है, यहां पे एक डंडा है। फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से होगा ऑब्वियसली हम उसी साइड से कोशिश करते हैं डालने का। तो 1 2 3 4 है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पे मिथाइल भी लगा है, 2 पे, और 3 पे। अब 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? क्लोरो। तो इसका नाम लिखेंगे, देखिए अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नाम होगा, ये सब मिटा रहा हूं, हां, इसका नाम होगा 1 क्लोरो। क्या नाम है? 1 क्लोरो, कॉमा। अब एक F है, ये नाइट्रो है, ये मिथाइल है। F पहले आएगा, देन M, तब N। तो सेकंड में आप क्या लिखोगे? 2 फ्लोरो। अब थर्ड क्या लिखोगे आप? कॉमा। N पहले कि M पहले? MNOP होता है तो पहले M आएगा, फिर आप लिखेंगे 2 मिथाइल, फिर 3 नाइट्रो। अब ये हो गया सारा सफिक्स, एक ये सब लिख लिया चारों। मेन ग्रुप क्या था? मेन ग्रुप था ब्यूट, फिर एन, ओल, तो ब्यूटानोल है ना। क्या हो गया? 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 2 मिथाइल, 3 नाइट्रो, ब्यूटानोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट एक एग्जाम्पल अभी करवाया है, बाकी इससे रिलेटेड जितना भी है वो हम लोग अगली क्लास में और बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे। पहले रूल पढ़ लेंगे और रूल पढ़ने के बाद, वैसे यहां पर मैंने ऑलमोस्ट रूल के हिसाब से ही नाम लिखना सिखाया है, पर रूल लिखवाया नहीं है अभी, अगली क्लास में रूल लिखवाएंगे। आपका काम है किस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं वो चेक कर लीजिएगा, किस सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं वो देख लीजिएगा, तो आपका ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग रूल पढ़ेंगे, रूल पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल के बाद फिर एक एक करके और आगे की चीजें पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।